हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की साइंस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ कई फैक्ट बताए जाएंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे। आपकी क्लास से पूरी चैप्टर जो भी बताए गए हैं, जो क्लास में पढ़ाए गए उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। आप लोग जरूर एंड तक जरूर वीडियो देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए जो है बिल्कुल भी स्किप मत करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ अ मस्टार्ड प्लांट इज एडिबल। तो मस्टार्ड मतलब होता है सरसों। जी हाँ, वही सरसों जो आपके घर में तेल के रूप में आती है। तो मस्टार्ड प्लांट एडिबल पार्ट बताना है, कौन सा भाग उसका खाया जाता है। आप लोग अगर गांव से संबंधित हैं, अगर आप लोगों ने विलेज घूमा है या अपने गांव गए हुए हैं तो आपको पता होगा मस्टार्ड मतलब सरसों का जो फसल होती है, सरसों की जो खेती होती है, उसमें आप लोगों को बताया गया होगा, दिखाया गया होगा, समझाया गया होगा कौन सा पार्ट खाया जा सकता है, किससे हमको खाने युक्त जो है सामग्री मिलती है। तो पहला सीड एंड फ्लावर है, दूसरा लीव्स एंड फ्लावर है, तीसरा सीड्स एंड लीव्स है, चौथा स्टेम एंड रूट्स है। तो क्या लगता है आपको सही आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ, ये जो बीज होते हैं इन्हीं से हम लोग सरसों मतलब जो तेल होता है, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, वो हमको इसी सीड से मिलता है, एडिबल पार्ट होता है। और साथ में इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी खाने योग्य होती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चीज़ खाई जा सकती है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर आपने लगा दिया, ये अच्छी बात है कि आप लोग आंसर देते चल रहे हो। चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। अगर आपने लगाया सी, सीड के साथ साथ लीव्स पत्तियां, तो अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल सही है। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड आर यूज फॉर द ऑयल, जैसा कि मैंने बताया था, ऑयल के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्पाइसेस वाइल लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन द फ्लावर्स। तो हनी बी मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं फूलों के ऊपर बैठी हुई, आप लोगों ने कई बार देखा था। तो बैठती क्यों है, कारण क्या है, उनको क्या फ्लावर पसंद होते हैं? ए ऑप्शन। दे ले एग ऑन द फ्लावर, वो फूलों के ऊपर क्या अंडे देते हैं? दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो नेक्टर क्या होते हैं? नेक्टर फूलों में पाए जाने वाला एक ग्रंथि होती है जिसमें क्या होते हैं, जो शहद वाला निर्माण करने वाला जो पार्ट होता है वो इसी में पाया जाता है। तो फ्लावर के इस्तेमाल करते हैं वो लोग इसी नेक्टर पार्ट का। तो नेक्टर सक करते हैं और उसके बाद मधुमक्खी मधु बनाती है, अर्थात शहद बनाती हैं, हनी बनाती हैं इसी की सहायता से। समझ में आ गया? अगर आपने उत्तर सी दिया है तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर द हेल्थ। इनमें से कौन सी चीज़ हमारे सेहत के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है? बॉइल्ड सीड, उबले हुए जो बीज होते हैं वो सही हैं। अगर हमने बीज को उबाल लिया है वो खाना सही है। रोस्टेड सीड, उनको हमने भून लिया है वो सही है। वेट स्वोलन सीड, वेट स्वोलन मतलब होता है पानी में भीगा हुआ सीड हमने खा लिया। या फिर स्प्राउटेड सीड जो अंकुरित होता है, आपने देखा होगा बीज से हल्का सा पौधा निकल आए, उस तरह का जो सीड होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो खाने में सबसे ज़्यादा हेल्दी कौन है? तो अगर आपने उत्तर डी लगाया है तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि स्प्राउटेड सीड आर द बेस्ट फॉर द हेल्थ। तो आप भी खाया करिए, ये अच्छी बात है आपकी सेहत के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज ओनली द हर्बीवोरस एनिमल्स। तो कौन सा इनमें से सेट हर्बीवोरस के लिए सही बैठता है? तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म की सीरीज है जो हर्बीवोरस होते हैं? काउ, गोट, रैबिट, डियर। काउ, गोट, रैबिट, वुल्फ। वुल्फ गलत है दूसरे ऑप्शन में। सी में वुल्फ लगा है, गलत है। डी में क्रो लगा है जो कि हर्बीवोरस नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अगर आपने उत्तर ए लगाया है बिल्कुल सही है। वुल्फ एंड क्रो आर नॉट हर्बीवोर्स, ये बता दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। तो प्लांट्स के साथ साथ मीट भी खाएं जैसे कौवा। जी हाँ, तो क्या आंसर सही होगा? हर्बीवोर्स कहलाएंगे, कार्निवोर्स, या फिर ओमनीवोर्स, या सैंगिनिवोर्स, क्या कहलाते हैं? तो बता देता हूँ, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्योर मांसाहारी होते हैं। और ओमनीवोर्स जो मांस भी खाते हैं और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी भी खाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ओमनीवोर्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन बींग्स कैसे हैं? 3 ऑप्शन आपके, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। हम लोग कैसे हैं? अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप अपने आप को हर्बीवोर्स कह सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस अपने आप में पूरी एक वैरायटी ऑफ द किंगडम, मतलब हम लोग अपना एक जो कैटेगरी रखी गई हम लोग की वो ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोग बात करते हैं। तो ये आंसर क्या होगा? हम लोग क्या हैं? तो हम लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओमनीवोर्स हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ईट हर्ब्स एज वेल एज मीट एंड एग्स, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्ट।
बिल्कुल वैसी जवाब जो आपने दिया था, काऊ रैबिट डियर। तो कौन सा सही जवाब है इसमें? तो आपने अगर ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर जो है, कोशिश करता हूँ शायद इसमें कोई चीज़ मिसिंग हो गई। विच ऑफ द सेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, कौन सा करेक्ट नहीं है देखना, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, आपने पहला वाला लगा दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही आपका उत्तर माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही बढ़ा दिया था। विच वन इज नॉट अ फूड फॉर अ स्क्वायरल। इनमें से स्क्वायरल मतलब जो गिलहरी होती है, कौन सा फूड इसमें से नहीं है? ग्रेन्स है, ए है, बी है स्मॉल इंसेक्ट, सी है फ्रूट्स एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं जो गिलहरी होती है वो क्या होती है? फर्स्ट कंज्यूमर होती है, मतलब हर्बीवोर्स होती है। तो इसका मतलब स्मॉल इंसेक्ट नहीं खाती होगी। तो अगर आपने उत्तर बी दिया है तो बिल्कुल सही है, स्क्वायरल इज हर्बीवोर्स एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 9, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इन द लार्ज स्केल। बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैरायटी में, लार्ज स्केल वैराइटीज़ में मछलियों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एग्रीकल्चर में फसलों का उत्पादन किया जाता है। एपी कल्चर, एपीस इंडिका मतलब मधुमक्खियों का पालन हम लोग एपी कल्चर में करते हैं। पिस्सीकल्चर बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर सी दिया तो बता दूं पिस्सीकल्चर ही इसका जवाब सही होगा। और हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जियां होती हैं उनकी देखरेख के लिए हिसाब से बनाई जाने वाली जो वैरायटीज़ होती है, डिफरेंट टाइप के जो पौधे होते हैं उनको हम सजाते हैं, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो पिस्सीकल्चर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट वेजिटेबल। तो रूट वेजिटेबल इनमें से कौन सा है जो रूट है, खाने योग्य जो जड़ें होती हैं वो पाई जाती हैं? पोटैटो है, कैरेट है, कुकुम्बर है, ओनियन है। तो अनियन है, तो क्या ऑप्शन सही है? रूट। रूट का मतलब जड़। जड़ क्या है? कैरेट। अगर आपने लगाया है डी ऑप्शन तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है, कैरेट इज आ रूट। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी मतलब पार्ट 2 मतलब चैप्टर 2। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे। द फूड कंपोनेंट नीडेड बाई आर बॉडी आर कॉल्ड। तो फूड कंपोनेंट जो हम भोजन के साथ प्राप्त करते हैं, क्यों आवश्यकता होती है इनको हमारी बॉडी में, क्या चीज़ ये करते हैं? तो 4 चीज़ें ऑप्शन आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं या फिर ऑर्नामेंट्स होते हैं। तो बता देता हूँ एक एक करके। इंग्रेडिएंट्स, सपोज करिए आपको कोई खाना बनाना है, कोई वस्तु बनानी है, तो उसमें यूज़ करने वाली समस्त चीज़ें ही इंग्रेडिएंट कहलाती हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे भोजन में मिले होते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लगाओगे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे है, तो क्या लगाओगे आप लोग? आप लोग न्यूट्रिएंट्स लगा चुके हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ऑफ फूड हैव सम कंपोनेंट विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। सच कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे पता करो कि हमारे किस भोजन में, कौन से भोजन जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कैसे पता करो? कौन से टेस्ट से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं? 4 ऑप्शन है, आयोडीन सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। तो आपको लगता है कौन सा आंसर सही होगा? आप लोगों को याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने 2 चीज़ों का टेस्ट किया था, आपकी किताब में मैंने पढ़ाया था। तो कौन कौन से टेस्ट थे? एक पहला जो टेस्ट था वो टेस्ट था कौन सा, याद कीजिए जी हाँ। तो टेस्टेड बाय यूजिंग, कौन सा चीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करते थे, जिसमें आप लोगों को पता चलता हो जो भी खाने वाला यूज हमने किया था सामान वो ब्लैक और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता था। तो कौन सा टेस्ट था? आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट था, बिल्कुल सही। अगर आपने ए लगाया तो बता दो, मिलकर आपका उत्तर सही है। पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग स्टार्च भी कहते हैं, गिव वायलेट कलर और ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन के साथ। ये कलर कौन सा देता है? ब्लैक कलर और साथ में वायलेट। इन दोनों में से कोई भी कलर आता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका खाने वाला जो भी आप लोगों ने खाने वाला जो पार्ट था वो जो था वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। इनमें से कौन सा हमको एनर्जी देता है? तो एनर्जी देने वाला जो सप्लीमेंट होता है, कंपोनेंट होता है, वो कौन सा होता है? आप लोगों ने 7 कंपोनेंट पढ़े थे, कौन कौन से याद कीजिए। फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, मिनरल्स था, विटामिन थे, मिनरल्स के साथ आप लोगों ने वाटर, रफेज, ये सब कुछ पढ़ा था। तो कौन सा होता है एनर्जी यील्डिंग फूड? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, प्रोटीन है, विटामिन है, रफेज है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है। तो याद कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। उत्तर लग गया? सभी का उत्तर लग गया? तो अगर आपने उत्तर डी लगाया है तो बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों ही मिलकर ही हमारे एनर्जी सप्लीमेंट कहलाते हैं, एनर्जी कंपोनेंट कहलाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4,
विटामिन्स एंड मिनरल्स आर, क्या होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं? ये हमारी शरीर की रक्षा करते हैं, इसका मतलब इम्यूनिटी पावर को अच्छा करते हैं, साथ में रक्षा करते हैं। तो रक्षा के लिए कौन सा शब्द आया है? 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए है प्रोटेक्टिव, बी है एनर्जी गिविंग फूड, सी है बॉडी बिल्डिंग फूड, चौथा है रफेज। तो क्या उत्तर सही होगा? तो बता देता हूँ, सुरक्षा के लिए अगर ये इस्तेमाल किया गया है तो प्रोटेक्टिव ऑप्शन आपने अगर लगाया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका है। ए है विटामिन्स एंड मिनरल प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिजीजेस, कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। कौन बचाता है? विटामिन्स बचाते हैं और मिनरल्स बचाते हैं। बिल्कुल आप लोग भी खाए कीजिए। रफेज क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं बता देता हूँ। आप लोगों को बीमार आप जब हुए होंगे तो आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने आप लोगों को खाने के लिए सलाह दी होगी। क्या सलाह दी थी? याद कीजिए, वही सलाह यहाँ पर आपका काम करेगी आपको उत्तर बताने में। तो दाल पीने के लिए कहता है, तो दाल मतलब पल्सेस पीने के लिए कह रहा है। मूंग की दाल पीजिए, छिलके वाली दाल पीजिए। तो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, रफेज पाया जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में बहुत हमारी सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा था विटामिन के बारे में, तो वो तो विटामिन करते हैं। दूसरा है मूवमेंट ऑफ बावेल, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रोवाइडिंग एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जबकि एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले 2 नाम आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट से फैट था, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट, तो बता दूं यही उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने डी लगाया है तो बता देता हूं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ बाउल एक्सप्लेनेशन, रफेज एंड रिच फाइबर्स इन द फाइबर कीप द बाउल मूवमेंट। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, लेकिन बता देता हूँ क्या क्वेश्चन कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब रफेज जो है हमारी सहायता करता है बिल्डिंग एंड रिपेयर द वेरियस, बिल्डिंग एंड रिपेयर, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ बाउल हो ही होगा, क्योंकि रफेज क्या करता है? हमारे शरीर से जो गंदगी होती है उसका मूवमेंट मतलब होता है आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिसमेच से हो गया, बता देता हूँ। बिल्डिंग और रिपेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। प्रोटीन, अगर डी ऑप्शन यहाँ पर प्रोटीन होता, प्रोटीन हेल्प्स इन, तो प्रोटीन के लिए आप लोग लिख सकते थे बिल्डिंग एंड रिपेयर द वेरियस बॉडी पार्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी एक बीमारी होती है, किसकी कमी से होने वाली बीमारी? आप लोग याद कीजिए, अपना प्रोजेक्ट याद कीजिए, उसमें डिजीजेस आप लोगों ने याद की थी, और डिजीजेस के बाद आप लोगों ने एक चार्ट बनाया था, वही चार्ट, यही उत्तर मिलेगा। स्कर्वी किससे होने वाली बीमारी है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो बता देता हूँ, स्कर्वी विटामिन सी से होने वाली बीमारी है। अगर आपका उत्तर सी है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। और बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो डिजीज़ है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, डी से होने वाला जो डिजीज़ है वो रिकेट्स है, और बी से होने वाला जो डिजीज़ है वो बेरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन आर नोन एज, तो विटामिन की कमी से होने वाला जो डिजीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? विटामिन की कमी से। याद कीजिए, प्रोजेक्ट अपना आप लोगों ने याद किया होगा, उसमें डाइटरी डिजीजेस थी। जी हाँ, हमारी डाइट में अगर कंपोनेंट शामिल नहीं है तो हमको डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगी। उसी डिफिशियंसी को हम लोग ऑप्शन ए की तरह पढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सी ऑप्शन में डिफिशियंसी डिजीज़ दी है तो डाइटरी नहीं होगा। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा अगर आपने सी लगाया, बिल्कुल सही है। डाइटरी नहीं, डिफिशियंसी दिया हुआ है तो उत्तर आपका सी ही सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी क्वेश्चन पढ़ने में, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला, ऑल द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई, तो सभी डिफिशियंसी डिजीज जो हमारे विटामिन की कमी से हो रहे थे उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे? पहला, क्लीननेस, स्वच्छता करते हुए, टेकिंग मेडिसिन एट ए प्रॉपर टाइम, दवाई को सही समय पर खा के, वैक्सीनेशन, या चौथा टेकिंग बैलेंस डाइट, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बैलेंस डाइट शामिल ना होना ही डेफिशिएंसी डिजीज बनाता है, तो बिल्कुल सही है। अगर आपका उत्तर डी है, टेकिंग बैलेंस डाइट, इफ वी टेक बैलेंस डाइट देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफिशियंसी, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन से आइटम कार्बोहाइड्रेट का कंटेन करते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, राइस है, ग्राम है, कैबेज है, पल्सेस है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट राइस होता है, ग्राम होता है, कैबेज होता है, पल्सेस होता है। तो बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है राइस में। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है। अगर आपने ए लगाया है तो द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज राइस। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होने वाली समस्या है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से होने वाली जो डिजीज़ है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, बिल्कुल उत्तर आपका सही है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 चलिए स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है, तो ज़्यादा नहीं वीडियो बनाऊंगा इस बार,
इस बार थोड़ा छोटी वीडियो ही बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था नायलॉन, रेयॉन, पॉलीएस्टर, ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है नायलॉन होगा, क्या लगता है रेयॉन होगा, क्या आपको लगता है पॉलीएस्टर होंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज सही होगा? तो बता देता हूँ, नायलॉन, रेयॉन, पॉलीएस्टर ये तीनों ही सिंथेटिक फाइबर हैं। इसका मतलब ऑप्शन अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ऑल ऑफ दीज फाइबर आर मैन मेड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ए नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है? तो आपको बता देता हूँ, रेयॉन तो आप लेकिन ऊपर देखा था, नायलॉन भी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकल गया, बचा क्या? सिल्क। सिल्क जो होता है वो एक नेचुरल फाइबर है। अगर आपका उत्तर ए है, बिल्कुल सही हो आपका उत्तर। द क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ये सबसे छोटे छोटे बारीक, इसी से मिलकर ही थ्रेड बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये? यार्न है, थ्रेड है, फाइबर है, फैब्रिक है, तो क्या लगता है आपका उत्तर क्या होगा? अगर आपने उत्तर सी लगाया फाइबर तो बिल्कुल सही है, फाइबर से ही फैब्रिक बनते हैं और इन्हीं फैब्रिक से हमारे क्लोथ्स बनते हैं, बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज नोन एज, तो फाइबर से कॉटन 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 याद करिए, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का सेपरेशन, ऑफ कॉटन, कॉटन की फाइबर सेपरेशन, फ्रॉम इट्स सीड, सीड से निकालना क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन, वेविंग है, स्पिनिंग है, निटिंग है, या फिर गिनिंग है। तो सीड, सीड मतलब बीज, बीज किसका बीज? कॉटन पेड़ का, कॉटन पौधे का जो बीज था उससे हम लोगों को फाइबर निकालना है, क्या कहलाएगा? गिनिंग कहलाए। गिनिंग इज द प्रोसेस बाय विच कॉटन, आप लोगों ने पढ़ा था, ट्रू फॉल्स में मैंने इसका कोकोनट कर दिया था, कुछ याद आ रहा होगा, तो उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो जूट का फाइबर जो होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जूट का फाइबर, तो जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, जूट कहाँ से मिलता है? ए ऑप्शन स्टेम से, बी ऑप्शन सीड से, सी ऑप्शन फ्रूट कवरिंग ऑफ जूट प्लांट, और डी ऑप्शन है रूट्स ऑफ। तो क्या लगता है कौन सा उत्तर सही होगा? जूट का जो फाइबर होता है वो स्टेम से मिलता है जूट प्लांट के, या फिर सीड से मिलता है, या फ्रूट कवरिंग ऑफ जूट प्लांट से, या फिर रूट से? तो बता देता हूँ, आपने अगर उत्तर लगाया है ए स्टेम से, तो बता देता हूँ बिल्कुल आपका उत्तर सही है। स्टेम ऑफ जूट प्लांट बिल्कुल सही है, फाइबर जो जूट के होते हैं उनसे ही हम लोग ऑप्टेन करते हैं। नंबर ऑफ यान्स, यहाँ पर यान्स है, यूज टू मेक फैब्रिक बाई वेविंग और निटिंग एंड निटिंग, क्या होते हैं? कितने सेट्स ऑफ यान्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं जिसकी वजह से फाइबर तैयार होता है? तो क्या उत्तर होगा देख लेते हैं। 2 सेट्स ऑफ यार्न्स इन ईच केस, सिंगल यार्न इन ईच केस, 2 सेट्स ऑफ यार्न इन वेविंग एंड में सिंगल इन निटिंग, तो ये होगा, या फिर सिंगल यार्न इज वेविंग एंड 2 सेट्स इन निटिंग। क्या लगाओगे उत्तर? आपको बताना है, सभी ने लगा दिया। चलिए देख लेते हैं उसका उत्तर। सी उत्तर जहाँ पर लिखा था 2 सेट्स ऑफ यार्न इन वेविंग एंड सिंगल निटिंग, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ उसका। इन वेविंग 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज किए जाते हैं, वाइल निटिंग करते समय इज डन बाई अ सिंगल यार्न। समझ गए? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेविंग ऑफ फैब्रिक, ठीक है, वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन, तो फाइबर से फैब्रिक बना रहे हैं, तो फैब्रिक बनने की कला जो वेविंग से करते हैं, तो किसकी सहायता से पूरी होती है? हैंडलूम्स की, पावर लूम्स, या बोथ ए एंड बी, या टेक्ली? 3-4 ऑप्शन में से कौन सा आपने उत्तर लगाना है? लगा दीजिए जल्दी से, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। उत्तर लग गया, चलिए आगे देख लेते हैं आंसर। सी आंसर मतलब बोथ ए एंड बी, हम लोग अपने हाथों से भी और पावर मतलब मशीनों से भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उत्तर आपका सी है, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अब क्या है? विच वन इज ए स्पिनिंग डिवाइस, तो स्पिनिंग डिवाइस कौन सी है? टकली है, लूम है, चरखा है, बोथ ए एंड सी है, तो ए मतलब टकली और चरखा मतलब सी मतलब चरखा, तो लगता है डी लगाओगे, तो बता देता हूँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ए एंड सी। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर कौन सा होता है? आप लोग स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, वूल है, सिल्क है, कॉटन है, नायलॉन है, तो वूल, ऊन क्या प्लांट फाइबर है? ऊन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्लियर हो गया। सिल्क, रेशम क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही है। नायलॉन तो बिल्कुल नहीं, सिंथेटिक फाइबर है। बचा क्या? ऑप्शन सी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट टाइम टू कट, जूट का प्लांट जो होता है सही समय क्या होता है? मैच्योर स्टेट, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेट एंड एनी टाइम ऑफ द फ्लावरिंग, किसी भी समय फ्लावर निकलने, किसी समय उसको भी निकाल लिया जाए। फ्लावरिंग स्टेज फूल निकलते समय, बिफोर फूल निकलने से पहले, या मैच्योर्ड स्टेट, तो क्या लगता है एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग? तो बता देता हूँ, अगर आपने उत्तर लगाया है सी फ्लावरिंग स्टेज, तो फ्लावर जब बनता है उसी समय अगर इसका हम लोग यूज़ कर लें तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है चैप्टर जो है उसको देख लेते हैं। अगला चैप्टर 4 है, आप लोगों ने देख लिया होगा। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेक्स द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो किसी भी मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए प्रेरित करती हैं?
तो क्या है वो चीज़ें, वो आपसे आप स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। पहला है ए, सिमिलरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, समानताएं होती हैं, उनकी वजह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को क्या डिवाइड कर सकते हैं। या फिर डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं उनको देखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। या सी ऑप्शन, बोथ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, या ऑल ऑफ दीज। अब बता देता हूँ, अगर आपने उत्तर सी और डी में से कोई भी एक लगाया होगा तो आपका उत्तर सही मान लिया जाएगा, क्योंकि डी का मतलब है ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही वो भी हो सकता है, और सी मतलब बोथ है। तो हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी मटेरियल्स हैं इनको ग्रुप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एज वेल एज देयर डिससिमिलरिटीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है आपका उत्तर, क्या होगा ये भी देख लेते हैं। विच वन विल शो अ मेटालिक लस्टर। तो मेटालिक लस्टर, तो मेटालिक का मतलब होता है जो मेटल जैसे शाइनी सरफेस करता है, शाइन करता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ शाइन करती है, देखते हैं। एनी सरफेस ऑफ ए मेटल, या फिर फ्रेशी कट सरफेस ऑफ ए मेटल, या फिर फ्रेशी कट सरफेस ऑफ नॉन मेटल। तो सरफेसेस ऑफ ऑल मटेरियल्स क्या होगा। अगर आपने उत्तर ऐसा लगाया है बी का, तो उत्तर बता देता हूँ, बिल्कुल सही है बी। क्योंकि जब कभी भी हम मेटल को काटते हैं, जैसे सपोज करिए लोहे की एक रॉड है, उसको हमने काटना स्टार्ट किया, तो जहाँ से वो चीज़ काटेंगे वहाँ पर एक शाइनी सरफेस आप लोगों को दिखाई देगा, इसलिए उत्तर बी सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑयली थिन पेपर शीट विल बी। थिन पेपर किसका है, ऑयल का है। तो आप लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल किया होगा। ऑयली पेपर शीट विल बी क्या हो सकती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक हो गई, या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोगों ने इन सभी की डेफिनेशन क्लासरूम में पढ़ा था, याद कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर लाइट जो होती है वो आर पार चली जाती है। ट्रांसल्यूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं जा पाती, आंशिक रूप से ही गुजर पाती है। तो अगर आपने उत्तर बी लगाया है तो बता देता हूँ, सी ऑप्शन जो ओपैक है उसका मतलब होता है लाइट का आर पार ना पहुँच पाना। जी हाँ, अगर आपने उत्तर बी लगाया है तो बता दूँ, ऑयली थिन शीट ट्रांसल्यूसेंट ही होती है, जहाँ से लाइट पास करती है ओनली सम पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, पार्शियल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पर्पस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्या होता है मेन पर्पस किसी भी मटेरियल को शॉर्ट करने का, बांटने का, ग्रुप में डिवाइड करने का। 4 ऑप्शन है, उनकी स्टडी, देयर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी को समझने के लिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, स्टडी है। या कन्वीनियंस करने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको जानने के लिए। या फिर ए एंड बी, या इनकन्वीनियंस क्या होगा। अगर उत्तर सी है आपका तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, घबराइए बिल्कुल नहीं, आंसर देते चलिए। मटीरियल्स आर गुड फॉर आर कन्वीनियंस एंड देयर स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली वे में पूछा गया विच इज़ अ सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का सेट कौन सा है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहां पर लाइट आर पार चली जाती है। तो 4 ऑप्शन, ग्लास एंड एयर होगा, वाटर एंड ग्लास होगा, वाटर एंड एयर होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो क्या लगता है आपका उत्तर, क्या ऑल ऑफ दीज में आप लोग जाएंगे। तो उत्तर जो आपने डी दिया है, तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है, घबराइए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ओपैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ओपैक होते क्या है, अभी डेफिनेशन मैंने बताई थी, याद कीजिए। ऐसे ऑब्जेक्ट दे डू नॉट पास लाइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जहाँ से रोशनी आर पार न जा पाए उसे हम लोग बोलते हैं ओपैक। तो पहला है चारकोल, दूसरा एयर है, तीसरा ग्लास है, और चौथा वाटर है। तो बता देता हूँ, काले रंग का एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है चारकोल। अगर आपने उत्तर ए दिया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, एक्सेप्ट चारकोल, सिर्फ चारकोल को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए उत्तर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से सॉल्युबल कौन सा वाटर में नहीं है। तो बता देता हूँ, ऑप्शन बी पहले देख लेता हूँ, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक,
नमक को आप लोग पानी में घोलेंगे तो पानी में आसानी से घुल जाएगा। एलम फिटकरी नमक का ही दूसरा रूप ऐसे कह सकते हैं, तो घोलने पर घुल जाएगा। टर्मरिक पाउडर, हल्दी वाला जो पाउडर होता है उसको आप लोग पानी में घोलेंगे तो वो भी शायद आसानी से घुल जाए। अगर आपने उत्तर डी दिया है तो बता देता हूँ उत्तर ए सही है, क्योंकि जब आपने हल्दी को पानी में घोला था तो हल्दी का जो रंग था वो पीला हो गया था ड्यू टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्मरिक। तो टर्मरिक के ही जो पार्टिकल्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, उनका जो रंग होता है वो रंग उस पानी के पार्टिकल के साथ मिल गया, जिसकी वजह से उसका रंग भी पीला हो गया। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑब्जेक्ट शाइन। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन करता है, चमकता है? पहला है प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक का एक खिलौना। दूसरा कॉटन की शर्ट। तीसरा स्टील का चम्मच। या आखिरी स्टोन का टुकड़ा, पत्थर का कोई टुकड़ा। तो अगर आपने उत्तर दे दिया है, बहुत ही स्पीड में आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझते चलें, सीखते चलें, जानते चलें। सी ऑप्शन आपने अगर दिया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। स्टील स्पून इज मेटालिक ऑब्जेक्ट वाइल अदर आर नॉन मेटल्स। जी हाँ, मेटल्स हमेशा शाइनिंग स्मूथ सरफेस के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेडिश ब्राउन कलर। इनमें से किसका रेडिश ब्राउन कलर होता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ब्रास है। तो चार में से क्या है किसका रेडिश ब्राउन कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर आप लोगों को पता होना चाहिए किसका होता है, या रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है। तो गोल्ड हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आयरन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कॉपर और ब्रास में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या सही होगा? बी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर गलत हो गया है। हालांकि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा रॉन्ग है आंसर, बता देता हूँ, आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ रेडिश ब्राउन कलर। तो कॉपर की वायर रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अगर आपने उत्तर बी दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाए, थोड़ा सा प्रिंटिंग में समस्या हो गई थी। तो आयरन हैज़ ए नॉट अ रेडिश ब्राउन कलर, तो आयरन के पास रेडिश ब्राउन कलर नहीं होता, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनसॉल्युबल होता है, पानी में बिल्कुल नहीं घुलता। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, बताना है आपको। अल्कोहल होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, कोकोनट ऑयल होगा, या फिर शुगर होगा। तो बता दूं, ये जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, ये कभी भी पानी में घुलते नहीं हैं। इसलिए नहीं घुलते क्योंकि ड्यू टू डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है, ऑयल की जो डेंसिटी होती है पानी की डेंसिटी से कम होती है, जिस कारण ये पानी के ऊपर तैरते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 1, आपको उत्तर देना है। बटर मतलब मक्खन होता है, इसको अलग किया जाता है मिल्क से, दूध से मक्खन निकाला जाता है। मक्खन निकालते कैसे हैं वो प्रोसेस आपने पढ़ी थी, उस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चार ऑप्शन है स्क्रीन पे। सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, चर्निंग है, डिकेंटेशन है। तो क्या लगता है मक्खन को दूध से निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? ऑप्शन लगा दिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आपका उत्तर ज़्यादा सही होगा। चलिए चेक करते हैं, इसका आंसर है सी, चर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच हम लोग सेपरेट करते हैं बटर फ्रॉम द मिल्क। जी हाँ, चर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच। क्वेश्चन नंबर 2, फिल्ट्रेशन इज़ द मैथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ आ। तो फिल्ट्रेशन आप लोगों ने छन्नी की सहायता से चाय की पत्ती अलग की थी, उसी चाय से जो आपने अपने घर में बनाई थी, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज़ अ मैथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ आ। तो किस चीज़ का अलग करने का प्रोसेस होता है? पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन, बी ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है प्योर सब्सटेंसेस। तो क्या लगता है चार में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो अगर आपने उत्तर दिया है सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, बोथ ए एंड बी, अगर सी आपने उत्तर दिया है तो हो सकता है आप सही हो, या हो सकता है आपका उत्तर गलत हो जाए, या बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बता देता हूँ, आपने उत्तर बी लगाया है तो ही आपका उत्तर सही है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड जिसमें एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी घुला हो। क्योंकि अगर दोनों घुल गए तो फिल्ट्रेशन की सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी जो सॉल्वेंट है या उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, थ्रेसिंग इज डन बाय। थ्रेसिंग, गाँव में आप लोग ने थ्रेसिंग मशीन सुनी थी, थ्रेसेस वगैरह सुने होंगे। तो किस चीज़ की प्रोसेस होती है? बीटिंग प्रोसेस, बुलक्स प्रोसेस, मशीन है, ऑल ऑफ दीज है। अगर आपने सी लगाया मशीन तो बता देता हूँ वो भी सही है। बीटिंग, थ्रेसिंग इज डन बाय बीटिंग हो गया,
बलक्स हो गया, मशीन्स हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो थ्रेसिंग की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अनाज के बीज को अलग करते हैं और गंदगी को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मैथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। तो बालू में से क्या निकालते हैं, स्टोन्स, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उसको अलग करते हैं। किसकी सहायता से, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, सीविंग है एंड ऑल ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, कोई भी हो सकता है। तो सीविंग मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को जब घर बनना था, बालू आप लोगों के घर में आई होगी, मोरंग गिट्टी आई होगी, ये ध्यान है आप लोगों को। उसको जो छोटे छोटे कंकड़ हैं अलग करने के लिए हम लोगों ने जाली लगाई थी, सेविंग की सहायता से हम लोगों ने अलग किया था। अगर आपने उत्तर सी लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। हैंड पिकिंग वर रिक्वायर मोर फ्रॉम द विनोइंग, नॉट फॉर इट फॉल। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन से शुगर इन द वाटर। कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे शुगर सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय, किस विधि से हम लोग पानी में घुली चीनी को अलग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन में है, कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से पानी में घुली चीनी को हम लोग अलग कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई एक इनसॉल्युबल होगा और दूसरा सॉल्युबल होगा, तभी हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन नहीं हो सकता, डिकंटेशन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बता देता हूँ, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको गलाने के बाद, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग उबालने के बाद उसको गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन चीनी एक सॉलिड मटेरियल था जो घुल चुका था, उसको हम लोग पानी में बनाए रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपने उत्तर बी दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय। तो सैंड मतलब बालू हो गई, वाटर से अलग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सीविंग, एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशन। तो बता देता हूँ, ये जो जाली लगी थी जिसकी सहायता से आप लोग पानी को अलग कर सकते हैं और बालू को अलग कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि बालू पानी में घुलती नहीं है, याद है, वेरी गुड। तो बता देता हूँ, सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से हम लोग एवेपोरेट करा के पानी को उबाल के पानी अलग कर देते हैं, सेडिमेंटेशन प्राप्त हो जाता है, ईजियर वेज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड। तो वाटर वेपर गैसियस फॉर्म से वर्षा जो होती है, बारिश होती है, वो किस प्रोसेस से हो पाती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कंडेंसेशन है, डिकंटेशन है, सेडिमेंटेशन है, एवेपोरेशन है। तो एवेपोरेशन जो डी ऑप्शन में एवेपोरेशन दे दिया गया है, उसकी सहायता से कोई लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, जबकि यहाँ पर कह रहा है गैसियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या होती है। अगर आपने उत्तर ए दिया है तो बिल्कुल आपका सही है उत्तर। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी चेंज लिक्विड, बाय विच वी कैन चेंज वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर फॉर्म। तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बनाने वाली विधि थी, जो प्रोसेस थी, उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आप लोगों को, एवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, गटेशन है, द ट्रांसपिरेशन है। उत्तर अगर आपने ए लगाया है एवेपोरेशन, तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय, सैंड में अलग कर दिया जाए, कैसे अलग किया जाए। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, कौन सा आप लोग यूज़ करोगे। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन है और उसमें से सैंड मतलब बालू जो कि जमी रहती है, अलग करने के प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन, डिकंटेशन, सब्लिमेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो क्या लगाओगे आप लोग। अगर आपने उत्तर लगाया सब्लिमेशन तो बता देता हूँ बिल्कुल आपका उत्तर सही, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, उड़ जाता है, बिल्कुल कपूर की तरह उड़ जाता है, इसलिए सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव ऑफ। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द सीविंग। तो बेसिस ऑफ द सीविंग, तो सीविंग मतलब जाली लगाई थी हम लोगों ने, डिफरेंस इन वेट होता है, डिफरेंस इन कलर होता है, शेप होता है, साइज़ होता है। तो उत्तर अगर आपने साइज़ दिया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। तो सीविंग मेथड इज़ यूज फॉर द सेपरेटिंग सॉलिड कंस्टिट्यूएंट इन ए मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में अगर कोई सॉलिड घुला है तो उसको आप लोग जाल की सहायता से अलग कर सकते हैं। तो छन्नी आप लोगों ने छानने के लिए यूज़ की थी चाय बनाते समय, याद आ रहा होगा, बिल्कुल यही चीज़ थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों ने सारे आंसर सही दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिजर्व। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। कौन सा रिवर्स चेंज है, वापस पुनः अपनी स्थिति में लौट जाए, तो क्या है। तो पहला है रॉ एग टू बॉइल्ड एग, मतलब कच्चा अंडा और उसके बाद उबला हुआ अंडा। क्या वापस उबला हुआ अंडा को हम लोग कच्चा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये एक रिवर्स चेंज नहीं हो सकता। दूसरा है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, तो ये हो सकता है बिल्कुल। अगर आपने उत्तर दे दिया है बी तो बता देता हूँ यही उत्तर सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, कौन सा रिवर्स नहीं हो सकता। पहला है मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर का बनना क्या रिवर्स है, बिल्कुल नहीं है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, बिल्कुल है। याम टू निटिंग स्वेटर, बिल्कुल है। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, बिल्कुल है। इसका मतलब कौन सा नहीं है, पहला ए उत्तर अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मेटल रिम इज फिक्स्ड टू द वुडन कार्ट व्हील बाई, तो मेटल की रिम जो थी उसको हमने जोड़ दिया था लकड़ी की सहायता से, तो एक कुल्हाड़ी तैयार कर ली थी हमने। तो कैसे की थी, हीटिंग, गर्म करके, हीटिंग वुडन व्हील, ये कूलिंग मतलब ठंडा करके रिम, कूलिंग वुडन व्हील। तो क्या आंसर सही है, कैसे हम लोगों ने किया था, हीटिंग, मेटल को गर्म किया और उसमें कुल्हाड़ी लगा दी, ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा किया था या फिर कुछ और तरीका था। तो याद कीजिए हीटिंग मेटल रिम। तो मेटल के रिंग को हम लोग गरमाते हैं, उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो अपने आप वो एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ऑन हीटिंग मेटल रिम, तो मेटल की रिम को गर्म करते समय मेटल पिघलता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो ए है, बी है, सी है, डी है। अगर आपने उत्तर ए दिया है तो बता देता हूँ बिल्कुल सही है, एक्सपेंड होता है, बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वाइल बर्निंग अ कैंडल इज नॉट रिवर्सिबल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज नॉट रिवर्सिबल, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्यों है ऐसा कि रिवर्सिबल नहीं है। पहला मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स, लिक्विड वैक्स चेंज इनटू वेपर्स, वैक्स वेपर्स बर्न्स इनटू फ्लेम, या ऑल ऑफ दीज। क्या सही लगता है, ऑल ऑफ दीज अगर आपने लगाया है, या फिर अगर आपने लगाया है कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, तो सी बता देता हूँ आपको, उत्तर सी सही होगा, वैक्स वेपर बर्न्स इनटू फ्लेम। तो फ्लेम का मतलब होता है जलना, तो जलना जो एक केमिकल प्रोसेस होती है, इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज नहीं है। केमिकल प्रोसेस में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिलने की प्रोसेस को हम लोग केमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो ये हो गया केमिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द वे टू मेक अ चेंज हैपन, तो क्या है चेंज, हीटिंग इज अ सब्सटेंस, हीटिंग अ सब्सटेंस। तो हमको कब चेंज मिलेगा किसी भी चीज़ में, हीट करने पर, ठंडा करने पर, मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद टुगेदर, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्योंकि हमको पता है अ चेंज कैन बी मेड टू हैपन बाय एनी ऑफ दीज मीन्स, जितनी भी चीज़ें दी हैं इनके द्वारा हमको कोई भी नई चीज़ मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार का चेंज है, एग्जाम्पल है किस तरह का, स्लो चेंज है, बहुत ही धीमा होने वाला चेंज है, फास्ट चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, या फिजिकल चेंज है। तो क्या लगता है, एक स्लो चेंज है या फास्ट चेंज है, रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता, ऐसा अगर आपको लगता है तो बता दो बिल्कुल नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं है। फिजिकल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन बचे हैं ए और बी में, अगर आपने उत्तर लगाया है ए तो बिल्कुल सही है, इज़ आ स्लो चेंज, बहुत ही धीमा होने वाला प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग कॉल्ड, तो सॉलिड है उसको हमने गरमाना चालू किया और वो गल गया, गलने के बाद बर्फ़ से पानी बना, तो पानी बना तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या इसको इवोपरेशन कहेंगे, क्या इसको मेल्टिंग कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, या फ्रीजिंग कहेंगे। तो उत्तर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड चेंज, तो इनमें से कौन सा मैन मेड चेंज है, मनुष्य द्वारा बनाया गया चेंज। तो चेंज ऑफ डे एंड नाइट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, टीयरिंग ऑफ पेपर। तो नॉट ऑफ फिजिकल चेंज, तो कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो बता देता हूँ, डे एंड नाइट ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जी हाँ, अगर आपने बी लगाया है तो फ्यूल मतलब होता है पेट्रोल, ईंधन का जलना। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल हैं, इनका जलना ही कहलाता है मैन मेड चेंज। अगर आपने उत्तर बी लगाया है, सॉरी, अगर आपने उत्तर क्या लिखा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया गया परिवर्तन क्या, अच्छा ठीक ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था। मैन मेड, मनुष्य के द्वारा जो चेंज होता है वो कौन सा नहीं है, तो कौन सा चेंज मनुष्य के द्वारा नहीं था, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स मनुष्य के द्वारा था, टीयरिंग ऑफ पेपर मनुष्य के द्वारा था, चेंज ऑफ डे एंड नाइट ये मनुष्य के द्वारा नहीं है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ये भी मनुष्य के द्वारा जलाया जाता है। तो इसका मतलब ए उत्तर सही था, थोड़ा सा समझाने में मैंने थोड़ा गलती कर दी, कोई बात नहीं, अगर आपने उत्तर ए दिया तो आपका सही माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज इनमें से है, तो केमिकल चेंज में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो पहला बता देता हूँ, इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये एक फिजिकल चेंज होता है,
बर्निंग ऑफ फ्यूल, साइड कर लीजिए, यही उत्तर सही है। अगर आपने बी लगाया तो बता देता हूँ, बिल्कुल उत्तर सही है आपका, बी ही सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो भी आएगा, नेक्स्ट नंबर जो 6 हो चुका है, 7th चैप्टर अब की आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए श्रब। तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, जी हाँ, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, स्पिनिच, मैंगो ट्री, टोमेटो प्लांट, लेमन। 4 में से कौन सा एग्जाम्पल श्रब का हो सकता है? तो बता देता हूँ, श्रब मतलब झाड़ियाँ होता है, तो कौन सा पौधा झाड़ियों की तरह होता है, जिसकी जो तने होते हैं थोड़े से कठोर होते हैं, ऐसा आपको लगता है, तो क्या सही होगा? तो मैंगो तो अपने आप में एक ट्री है। स्पिनिच जो आप लोग देख रहे हो ये एक हर्ब्स होता है ग्रीन कलर का। लेमन और टमाटो, सी एंड डी में से अगर आपने उत्तर लगाया है डी, तो बता देता हूँ लेमन इज अ करेक्ट श्रब। जी हाँ, बिल्कुल सही है। स्पिनिच एंड टमाटो आर द हर्ब्स वाइल मैंगो इज अ ट्री, सो लेमन इज अ श्रब। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज़ थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो थिक मतलब चौड़ी, हार्ड मतलब कठोर, वुडी मतलब तनायुक्त, मतलब लकड़ी मिल जाए जिसमें, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा ट्री। जी हाँ, अगर आपने उत्तर दे दिया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए लीफ। लीफ का कौन सा भाग नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, वेन्स है, लैमिना है, पेटियोल है, नोट्स है। 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है, 10 सेकेंड आपको दिए जाते हैं। तो क्या लगाया आपने उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही है, डी अगर आपने लगाया, नोट्स इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन। तो पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, आप लोगों ने पत्तियों को देखा होगा, उसमें पैरेलल वेनेशन भी आप लोग जानते होंगे। तो शुगर केन में पाया जाता है, पीपल के पौधे में पाया जाता है, मेज़ में पाया जाता है, या व्हीट मतलब गेहूँ आप लोगों ने पढ़ा है। तो किस में पैरेलल वेनेशन होता है? तो जी हाँ, अगर आपने उत्तर बी दिया है पीपल, बिल्कुल सही आपका उत्तर पाया जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीव्स। तो इनमें से फंक्शन ऑफ लीव्स, पत्तियों का जो कार्य होता है वो कौन सा होता है? जी हाँ, बता देता हूँ, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियाँ होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, पत्तियों की सहायता से ही बनता है। ट्रांसपीरेशन, वाटर प्रोसेस का निकलना इन द वाटर वेपर फॉर्म, तो ये भी करते हैं। इसका मतलब उत्तर अगर आपने सी लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। पैरेलल वेनेशन इज फाइब्रस रूट होता है, पैरेलल वेनेशन टैप रूट होता है, नो रिलेशन एग्जिट इन द लीफ वेनेशन, क्या ऐसा कुछ नहीं होता, या रेटिकुलेट वेनेशन फाइब्रस रूट कहलाता है। तो आप लोगों ने पत्तियों को अच्छे से देखा होगा, उसमें किस प्रकार का वेनेशन होता है जो रिलेटेड होता है उसकी जड़ों से। जी हाँ, जड़ें बताती हैं उसका वेनेशन कौन सा होगा। तो अगर आपने उत्तर ए लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पैरेलल वेनेशन इज मेनली फाइब्रस रूट्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो मेल होता है किसी भी पौधे का, जो मेल भाग होता है किसी भी फ्लावर का, वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेल के बारे में बता देता हूँ, सिर्फ आपको एंथर पढ़ना है और सिर्फ आपको एंथर से रिलेटेड जुड़ा हुआ पार्ट जो कनेक्टिव था ये पढ़ना था। तो उसके बाद स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा? सेपल्स होगा, पेटल्स होगा, स्टेमेंस होगा, या पिस्टिल होगा। तो अगर आपने उत्तर सी लगाया है तो बता देता हूँ आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेयर एज पिस्टिल इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज करेक्ट सेट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल। तो पिस्टिल मतलब होता है फीमेल पार्ट, तो फीमेल में कौन सा भाग होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। ओवरी तो बिल्कुल सही है, फिलामेंट गलत हो जाएगा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी जिसमें मिलेगा आंसर बी अगर आपने लगाया तो उत्तर आपका बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट। तो किसमें फाइब्रस रूट होता है? जी हाँ, फाइब्रस रूट जिसमें अभी आप लोगों ने वेनेशन पढ़ा था, तो कौन सा वेनेशन पढ़ा था याद करिए, जो रेटिकुलेट वेनेशन था वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस चारों में कौन सा आंसर सही होगा? फाइब्रस रूट किसमें पाई जाती है? मटर के पौधे में, गेहूं के पौधे में, रेडिश, या फिर नीम। 4 ऑप्शन है, अगर आपने उत्तर लगाया है बी व्हीट तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। जी हाँ, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू अ लीव्स इज कॉल्ड। तो पत्तियों से पानी का निकलना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फोटोसिंथेसिस। तो बता देता हूँ, एक डिफिनेशन है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जी हाँ, अगर आपने उत्तर डी लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। चलिए अगले चैप्टर की ओर अब पढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ। तो हमारा जो कंकाल होता है, कंकाल तंत्र जो होता है मनुष्य का, ये किसका बना होता है? बोन्स का, कार्टिलेज का, बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है हड्डियों का तो बना ही होता है, साथ में ये हड्डियां जुड़ी होती हैं कार्टिलेज से, छोटी छोटी हड्डियों से, महीन महीन बोन से जुड़ी होती हैं, जो हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो अगर आपने उत्तर सी लगाया है तो बता देता हूँ, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस होता है, किस चीज़ से कंप्राइजेस होता है? स्कल एंड बैकबोन से, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन से, शोल्डर एंड हिप बोन से। तो बता दूं उत्तर आपका ऑल ऑफ दिस। चौथा थोड़ा सा मिसिंग हो गया है तो क्षमा चाहूँगा आपसे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका उत्तर सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3, फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन। तो फिक्स्ड जॉइंट किस में होता है? याद कीजिए, फिक्स्ड है जिसको आसानी से हम लोग मूव ना करा सकें, एकदम फिक्स्ड हो। स्कल होगा, लोअर जॉ, हैंड्स होंगे, हिप बोन होगा। तो क्या लगता है? हाथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या लोअर जॉ या अपर जॉ? तो क्या लगता है? हैंड, हिप, बोन। 4 ऑप्शन स्क्रीन में। अगर आपने स्कल लगाया है तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है। जॉइंट्स इन स्कल आर इमूवेबल। आपकी जो खोपड़ी होती है उसमें कोई भी हड्डी जिसको आप अपनी इच्छानुसार नहीं हिला सकते, बिल्कुल सही है। नी मतलब घुटना। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन में है। हिंज जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स। तो क्या लगता है? नी मतलब घुटने कौन से जॉइंट से जुड़े होते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे। अगर उत्तर लगा दिया है ए हिंज जॉइंट्स तो बिल्कुल सही है, तो ये क्लियर हो गया। फिश स्विम्स बाई। जो मछलियां हैं पानी में तैरती हैं, क्यों तैरती हैं? कारण क्या? उनकी प्रॉपर्टीज होती है तैरने की। तो फॉर्मिंग लूप्स ऑल्टरनेटली ऑन 2 साइड्स ऑफ द बॉडी। तो फॉर्मिंग लूप्स ऑन द सिंगल साइड, सम स्लैटिंग, या फिर ऑल्टरनेट डिपिंग एंड द कमिंग अप। तो 4 ऑप्शन है, क्या लगता है आपको? ऑल्टरनेटिवली ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। ए ऑप्शन आपने अगर लगाया तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्रंट पार्ट, आगे का जो हिस्सा होता है, एंड टेल पार्ट जो पीछे का हिस्सा होता है, ऑफ द बॉडी कर्व करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन में। दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ जाती हैं। और ऑल्टरनेटिवली ऑन बोथ साइड ये पाया जाता है, तो जिस कारण मछलियां तैरती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड। तो बर्ड मतलब होता है पक्षियों, पक्षियों की ये खासियत होती है क्योंकि उड़ पाते हैं पक्षी। कारण होता है उनकी जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में एयर स्पेसेस पाया जाता है। इसका मतलब उनकी हड्डियां कैसी होती हैं? हल्की होती हैं, लाइट होती हैं, लाइट बोन्स होती हैं, स्ट्रांग नहीं हो सकती, लाइट है, हॉलो है। ऑल ऑफ दिस क्या लगाओगे आप? अगर आपने उत्तर ऑल ऑफ दिस लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि लाइट भी है यहाँ पर, हॉलो बोन्स भी है, तो दोनों ही सही है अपने आप में, तो ऑल ऑफ दिस सही है। तो मसल्स स्ट्रांग होती हैं लेकिन बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हॉलो होती हैं। हॉलो मतलब होता है जो है खोखली, तो खोखली इसी वजह से होती है क्योंकि इसमें हवा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉकरोचेस। तो कॉकरोच में द बॉडी पार्ट हेल्पिंग द मूवमेंट आर। तो कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है मूवमेंट में? ए ऑप्शन है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ लेग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ विंग्स, या नन ऑफ दिस। क्या लगता है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होगा। तो बता देता हूँ बता देता हूँ ये जो मेंबर है आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। आप लोगों ने जूलॉजी नहीं पढ़ी है तो फिर भी बता देता हूँ। ये जो कॉकरोच है एक तरह का कीड़ा है, कहना तो कीड़ा है जिसको हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में रखा है। वहाँ के जो मेंबर होते हैं, कीट जो होते हैं, उनके जो पेयर ऑफ लेग्स होते हैं वो होते हैं 3। जी हाँ, अगर आपने उत्तर ये लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मस्कुलर फूट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। किस में पाया जाता है मस्कुलर फूट? तो मस्कुलर फूट पैर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन में। स्नेक, सांप में, अर्थवर्म, हाउस फ्लाई, या स्नेल्स। तो क्या लगता है? मस्कुलर फूट लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं किसमें? अगर आपने उत्तर ये लगाया है तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है। मस्कुलर जॉइंट्स होते हैं स्नेक में, स्नेक विद द हेल्प ऑफ मसल रिब्स एंड स्किल्स स्नेक को मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्गन दैट प्रोटेक्ट द मेन नर्व कॉर्ड। तो एक ऑर्गन होता है जो प्रोटेक्ट करता है, सहायता करता है हमारी, किस चीज़ की सहायता करता है? द मेन नर्व कॉर्ड को बचाने में। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, स्कल है, बैकबोन है, ब्रेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है। तो किसको कंट्रोल कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? नर्व कॉर्ड को। अगर आपने उत्तर लगा दिया है ए तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर स्कल सही है। नर्व कॉर्ड को बचाने का कार्य करता है हमारा ये जो सर है, यही बचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जानते हैं स्कल हैज़ 22 बोन्स इन द क्रैनियम एंड 14
ऑन द फेस, दे प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन मैन कितने होते हैं? 10 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं? तो कितने होते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, एक ऑप्शन आपको सही चूज करना है। तो आंसर अगर आपने लगा दिया तो बता दूं आपका उत्तर बिल्कुल सही हो सकता है, सी अगर आपने लगाया है। आगे अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से? सेवरल काइंड्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, उनका हैबिटेट सेम होता है, ये ऑप्शन सही है। ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट इन द हैबिटेट आर अडॉप्टेड टू इट, अडॉप्ट किए जाते हैं, बी है। सी ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है, या डी इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? तो बता देता हूँ उत्तर आपका अगर सी है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, animals and plants have certain features which make them to survive in a particular habitat, this is called। तो कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट अपने सर्टेन फीचर्स की वजह से वहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट करता है, अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, एडाप्टेशन है, स्पेसिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, एवोल्यूशन है। अगर आपने उत्तर ए लगाया तो बता देता हूँ एडॉप्टेशन बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अ प्रेजेंस ऑफ फीचर्स विच इनेबल प्लांट एंड एनिमल टू लिव इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ बायोटिक कंपोनेंट? इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है? प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या लगता है सही ऑप्शन कौन सा होगा? अगर आपने ऑल ऑफ दीज लगाया बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट एन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? ए का मतलब होता है नहीं, बायो मतलब होता है जीवन, तो जीवन रहित जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। देख लेते हैं, सॉइल है, बैक्टीरिया है, वाटर, एयर। तो क्या लगता है विच इज नॉट आ ए बायोटिक? तो बायोटिक जो होगा वही उत्तर सही होगा। तो सॉइल एक बायोटिक नहीं है, वाटर बायोटिक नहीं है, एयर बायोटिक नहीं है, बचा क्या? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक बायोटिक होता है, इसलिए अगर उत्तर आपने बी लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाउंड इन द माउंटेन रीजन? तो कौन सा है जो माउंटेन रीजन पर पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, लियोपर्ड है, याक है, माउंटेन गोट है, या फिर सभी? तो क्या लगता है अगर आपने उत्तर ऑल ऑफ दीज लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट? तो डेजर्ट मतलब होता है जो ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो क्या होता है? नो लीव्स और वेरी स्मॉल लीव्स, स्पाइंस होता है, डीप रूट्स होता है, ऑल ऑफ दीज। तो बता देता हूँ, जो भी रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही अंदर तक धसी हुई होती हैं। धसी इसी वजह से होती हैं क्योंकि पानी की कमी होती है वहाँ पर, और पानी को ढूंढने के लिए उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। तो अगर आपने लगाया है ऑल ऑफ दिस तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल अकर्स? तो एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं वो सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं किसकी सहायता से? तो पानी में रहने वाला कौन था? मछली। मछलियों में क्या होता है? गिल्स होता है। अगर आपने उत्तर लगाया है बी तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच एन एक्वाटिक एडाप्टेशन? तो एक्वाटिक एडाप्टेशन में क्या आता है? हेयर ऑन बॉडी, गिल्स आता है, लाइट एंड हॉलो बोन्स आता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी आता है। तो क्या लगता है उत्तर आपका सही क्या होगा? तो बता देता हूँ, पानी में सिर्फ मछलियाँ ही नहीं होती और भी बाकी जीव जंतु होते हैं जिसको आप लोगों ने जाना होगा, माना होगा, पहचाना होगा। तो अगर आपने उत्तर ए लगाया है तो बता देता हूँ बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही है, करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9, बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड सनलाइट इज कॉल्ड? तो बेंडिंग ऑफ स्टेम, तना का झुक जाना सिर्फ सूरज के सामने, इसको क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिस, फोटोट्रॉपिस, हाइड्रोट्रॉपिस, नास्टिसिज्म। तो 4 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन सही है। अगर आपने उत्तर बी लगाया है फोटोट्रॉपिस तो बता देता हूँ फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो लाइट की तरफ तने का झुक जाना ही क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिस। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में पाया जाएगा, एपीफाइट में, या जीरोफाइट में, या फिर मेसोफाइट? हाइड्रोफाइट मतलब पानी में पाए जाने वाले पौधे, जीरोफाइट मतलब रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे। तो क्या लगता है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, मतलब ए और सी में? क्या लगता है? सी है, बता दो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? तो किसी भी चीज़ को मापने वाली जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? क्या फिंगर होती है सही, या फिर मुट्ठी होती है, फिस्ट सही होती है, या स्टेप, या फिर इंच? तो जी हाँ, अगर आपने स्केल देखी है और उसमें सेंटीमीटर इंच वाला कॉलम देखा है तो अगर आपने डी आंसर लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? तो लेंथ मतलब होता है दूरी मापने के लिए सबसे अच्छी विधि जो होती है वो कौन सी होती है? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ऑल ऑफ दीज है। तो अगर आपने उत्तर लगाया है बी या ए तो क्या लगाया है? ए लगाया है तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है, मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? तो जाहिर सी बात है किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में।
तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। अगर आपने ऐसा पढ़ रखा है तो आपने उत्तर अगर लगाया है कितना 4000, कहाँ पर दिख रहा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है सी वाले में, अगर आपने 4000 मीटर लगाया सी ऑप्शन तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपने अच्छी तैयारी की है। 15 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 15 सेंटीमीटर 150 mm के बराबर, या 15 mm के बराबर, या 1.5 या 0.15 के बराबर। जी हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, यह आपको पता होगा। 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, तो 15 सेंटीमीटर अपने आप ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर। ऑल ऑफ दिस, तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यहाँ पर 100 मीटर लिखा है, इसका मतलब सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। ए और बी में सही क्या है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये जो है बिल्कुल सही। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माफ़ी चाहूँगा, क्यों है, ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें एक जीरो कम है, तो बता देता हूँ ये उत्तर गलत है। तो सही क्या होगा, पहला ही सही होगा, 1 मीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यही इसका उत्तर सही है। ए अगर आपने लगाया तो आपका उत्तर ए सही माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखा ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग स्केल, क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन आपकी स्केल में है, तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन, कौन सा हो सकता है रेक्टिलाइनर मोशन का एग्जाम्पल, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, तो फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री से, पेड़ से एप्पल का गिरना, क्या ये रेक्टिलाइनर मोशन हो सकता है। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए रोड, किसी सड़क पर कार का निकलना, क्या ये रेक्टिलाइनर हो सकता है। या फिर आ स्पिनिंग टॉप, या ए एंड बी, अगर आपने ए एंड बी लगाया तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, तो पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पीरियड के मोशन के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप लोग, ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, मोशन ऑफ ए बस एंड रोड, ए स्पिनिंग टॉप, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट्स, क्या लगता है सही क्या होगा। तो यहाँ पर पीरियडिक मोशन कह रहा है, तो अगर आपने उत्तर लगा दिया है ए तो बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, तो कौन सा मोशन एग्जीक्यूट होता है, बढ़ाया जा सकता है पेंडुलम के द्वारा किसी भी वॉल क्लॉक में, तो कौन सा होता है, उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, तो अगर आपने उत्तर लगा दिया है ऑसिलेटरी मोशन तो बिल्कुल सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर बराबर आपने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मिलीमीटर की, तो और छोटा है, इसका मतलब 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। चैप्टर नंबर 11, चलिए पढ़ लेते हैं उसको भी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, चैप्टर खत्म होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 1 घंटा आप लोगों ने जिस प्रकार से काटा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। उम्मीद ये भी करता हूँ एंड तक आप लोग वीडियो जरूर देखोगे। चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 1, लाइट ट्रैवल्स इन, तो लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, कर्व्ड लाइन में, जिगजैग लाइन में, या रैंडमली, तो क्या लगता है, अगर आपने उत्तर लगा दिया है ए तो बता दूं आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट इट फॉर्म्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो ध्यान रखिएगा उसी से ही शैडो बनता है। ए ऑप्शन है एन इमेज विद कलर्स के साथ बनेगी, शैडो बनेगा, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनेगी, डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट, तो बता दूं आपका उत्तर अगर बी है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, तो कौन से ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करते, आप लोगों ने पढ़ा था 4 क्वेश्चन में से, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। अगर आपने उत्तर लगा दिया है बी तो बता दो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो कौन सा एग्जाम्पल ट्रांसलूसेंट हो सकता है, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है। ए ऑप्शन है अ थिन शीट ऑफ पेपर, अ थिन ग्लास स्लैब, अ थिन आयरन शीट, या ऑल ऑफ दिस, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है थोड़ी सी लाइट आर पार चली जाए, तो क्या लगेगा, अ थिन शीट ऑफ पेपर, तो बता दूं अगर आपने उत्तर ए लगा दिया तो बिल्कुल सही है। बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम द शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड, तो मिरर से टकरा के लाइट वापस लौट जाए इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग, या डिस्पर्सन, तो बता दूं ए उत्तर आपका सही है, ए ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लेटरल इन्वर्सन, तो लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, इमेज बिकम इन्वर्टेड हो जाए, बड़ी हो जाए, लार्ज हो जाए, इमेज बेंड लेटरली झुक जाए, राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट टू द इमेज, उल्टी दिखाई दे, ऑल ऑफ दीज हैपन, तो बता दूं राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ द इमेज, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल नॉट शो लेटरल इन्वर्सन,
तो ये जो पहला है ये बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर पहला लगा दिया है तो बता दूं IOU। इसको आप मिरर इमेज में भी देखेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से दिखाई देगा। विच इज़ अ डिवाइस टू इमेज द सन, तो कौन सी डिवाइस होती है टू इमेज द सन? तो 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कौन सा राइट आंसर है? प्लेन मिरर है, पिन होल कैमरा है, स्ट्रेट पाइप है, ग्लास स्लैब है। तो क्या लगता है, अगर आपने पिन होल कैमरा लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। सन कैन बी इमेज बाय यूजिंग अ पिन होल कैमरा, तो पिन होल कैमरा बिल्कुल सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट? तो 4 में से कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। तो लाइट का सबसे ठंडा स्रोत कौन सा होता है? जुगनू आपने देखा ही होगा, उसको अगर आप पकड़ोगे तो आपको ठंडा लगेगा एक तरह से, क्योंकि जुगनू की जो लाइट होती है वो ठंडी होती है, इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो फायरफ्लाई बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट अ मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी? तो इनमें से कौन सा मैन मेड नहीं है? तो नहीं है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो मैन मेड है। बर्निंग कैंडल मैन मेड है। ऑयल लैम्प मैन मेड है, बल्कि जो जुगनू है वो मैन मेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। आउट ऑफ दीज विच वन इज़ नॉट अ मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी? तो थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, गलती हो गई है थोड़ी सी। तो जुगनू इज़ अ नेचुरल ल्यूमिनस होता है, यहाँ पर उत्तर अगर आपने जुगनू लगाया तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 घंटा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सिर्फ 3 चैप्टर की वीडियो रह गई, सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल लगने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो जरूर आप लोग देखोगे। चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऑल ऑफ दिस। तो बता देता हूँ, ये तीनों ऑप्शन में से जो आपने अगर ए लगा दिया तो आपका उत्तर गलत हो सकता है, इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस ही क्या है? मैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेट्स हैव अ शेप। तो किस शेप में मैग्नेट होता है? सिलेंड्रिकल आप लोगों ने देखा है, हॉर्सशू होता है, बॉल एंडेड होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन डस्ट मोस्ट ऑफ डस्ट स्टिक्स, क्या होता है? नियर द मिडिल, इक्वली, एनीवेयर, नियर टू एंड्स, एट द मिडिल ऑफ द एंड्स। तो मिडिल ऑफ द एंड तो बिल्कुल नहीं होगा, नियर द मिडिल बिल्कुल नहीं होगा, इक्वली, एनी, एवरीवेयर बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है नियर, सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है नियर टू एंड्स तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट टेस्ट कहाँ पर रुकते हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, अगर आपने ए लगाया बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ 2 बार मैग्नेट इन द केस ऑफ, कौन सा होता है? अट्रैक्शन कब होगा? जब एक एन होगा दूसरा एस होगा। तो कौन सा उत्तर सही है? चेक कर लीजिए 4 में से अगर आपने लगाया है बी, एन पोल ऑफ वन मैग्नेट विद एस पोल ऑफ अदर, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ए नेचुरल मैग्नेट? तो कौन सा है नेचुरल मैग्नेट? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बैकेलाइट, कॉपर। तो कॉपर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बैकेलाइट हो सकता है, नहीं हो सकता, मैग्नेटाइट इज द नेचुरल मैग्नेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत है? हीट कैन डिस्ट्रॉय मैग्नेट पावर ऑफ ए मैग्नेट, अगर किसी मैग्नेट को हम लोग गरमा दें तो वो बिल्कुल भी अपना मैग्नेट पना निकाल देता है, खो देता है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं हो सकता। मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट शेप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अलग होता है। देयर इज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द मिडिल ऑफ अ मैग्नेट, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। चल कर लेते हैं, क्यों गलत होगा? क्योंकि हमको पता है ये जो अट्रैक्शन होता है इसके साइड कॉर्नर पे होता है, मतलब एन पोल और एस पोल, तो आखिरी वाला जो है वो भी सही ही होगा। इसका मतलब सी उत्तर अगर आपने लगाया है। क्वेश्चन डी पढ़ लेते हैं, अच्छा पढ़ा नहीं था। मैग्नेटाइट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो यही तो गलत है, बाकी सब तो सही था, इसका मतलब यही सही है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा बता दूंगा कहाँ पे गलती है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय, कैसे डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती? अगर हैमरिंग करेंगे, हथौड़ी मारेंगे तो उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हीट गरमाएंगे तो डिस्ट्रॉय होगा, बॉयल करेंगे या ड्रॉपिंग ऑन ए हार्ड सरफेस, तो ड्रॉप करेंगे हार्ड सरफेस उसके ऊपर तब भी क्या होगा? तो इसका मतलब गरमाने के बाद उसकी गर्माहट से कुछ भी नहीं होने वाला, तो उत्तर है सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, विच टू एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल, तो अगर आपने उत्तर लगाया है नॉर्थ एंड साउथ पोल तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं किसको? आयरन, पेपर, प्लास्टिक, वूल, तो आंसर अगर डी लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही। चैप्टर 14, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेज इनटू वेपर फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, तो वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर का चेंज होना कौन सी प्रोसेस होती है? चैप्टर 14 जल्दी बताइए, अभी आप लोगों ने पढ़ा था इवेपोरेशन, बता दूं
आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपने ए लगाया है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पोर्टेबल वाटर, तो पीने योग्य पानी जो होता है वो क्या होता है, कहाँ से मिलता है, ओशियन, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, क्या होगा, पॉन्ड से मिलेगा। तो अगर आपने उत्तर बी लगाया है तो बता दो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा स्पीड में लगाइए, समय बहुत कम है, ज़्यादा नहीं मुझको समय लेना है आप लोगों का, 1 घंटा सफिशियंट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ बस जल्द ही वीडियो खत्म होने वाली है, 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ एंड तक आप लोग बने रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल का कौन सा भाग नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स एंड द लास्ट वन इज सन। तो क्या लगता है, डी ऑप्शन सन, सूरज, तो बता दो गलत हो जाएगा। सन नहीं होगा तो वेपराइजेशन फॉर्म नहीं बनेगी, पानी का उबलना जो हो पाता है तो वो सन की वजह से हो पाता है, इसलिए ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स इज नॉट अ वाटर साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, तो कंडेंसेशन का मतलब होता है जो बादल बने थे उनसे पानी का बनना, मतलब वेपर से लिक्विड बनना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन तो क्या होती है एक प्रोसेस, विच इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो क्या होती है, बारिश होती है। अगर आपने उत्तर ए लगा दिया है तो बता देता हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पढ़ लेता हूँ। विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन फॉर्म में नीचे आना, रेन है, स्लो फॉल है, हेल है, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट, अच्छा थोड़ा सा पढ़ा नहीं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में पानी का नीचे आना, तो बिल्कुल सही है डी। अगर आपने लगाया तो उत्तर आपका बिल्कुल सही, थोड़ा सा मैं पढ़ नहीं पाया ऑप्शन, जिसकी मैं क्षमा चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो पानी का शुद्ध रूप कौन सा हो सकता है, रेन वाटर, ओशियन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, तो क्या लगता है, रिवर वाटर या ग्राउंड वाटर, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आपने ग्राउंड वाटर लगाया तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि बारिश का पानी एकदम शुद्ध पानी होता है, क्योंकि वो वेपर फॉर्म से बना होता है, इसलिए बारिश का पानी शुद्ध होता है। लेकिन हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो वायु है, हमारी जो हवा है वो गंदी हो चुकी है, जिसके कारण एसिड रेन बनता है, तो पानी शुद्ध नहीं रहा। लेकिन अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करें, कंडेंसेशन वाटर की बात करें, तो वो कैसा होता है, प्योर होता है, मतलब वेपर फॉर्म में जो भी पानी बनता है वो प्योर होता है, इसलिए रेन वाटर को हम लोग प्योर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड द लैंड इज नोन एज, तो सर्कुलेशन होता है वाटर का बिटवीन लैंड से ओशियन का, तो क्या कहलाएगा, वाटर साइकिल, रेन साइकिल, वाटर मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपने वाटर साइकिल लगाया है ए तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ पोटैटो, तो पोटैटो में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होता है, सबसे ज़्यादा पानी अगर जब आप लोगों ने आलू को काटा था उसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा थी, इसका मतलब 75% उसमें पानी था। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, तो इनमें से कौन सा सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है, तो उसको बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन है, रेन वाटर, रिवर एंड लेक वाटर, स्प्रिंग वाटर, और आखिरी है स्प्रिंग वाटर के बाद सी वाटर, तो कौन सा, विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन में है, स्प्रिंग वाटर, रेन वाटर, रिवर एंड लेक, लग गया ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं आंसर, आंसर है सी, स्प्रिंग वाटर इज नॉट अ। क्वेश्चन नंबर 9, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर, पानी का उबलना किस डिग्री सेल्सियस से पानी उबलता है। अगर आपने उत्तर लगा दिया है 4 ऑप्शन में से किसी एक को, 100 में, 101 में, 99 में, 102 में, तो उत्तर बता देता हूँ, ए उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट रिलीज लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस कॉल्ड, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, प्लांट रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में अगर आपने उत्तर लगाया है डी तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, और पेड़ पौधे पानी को निकालते हैं, एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। चैप्टर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, मेजर पार्ट ऑफ द एयर कंस्टिट्यूटेड बाय, तो मेजर पार्ट, सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो होता है कंस्टिट्यूट किया जाता है किसके द्वारा, सबसे ज़्यादा एयर में कौन सा भाग होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनर्ट गैसेस, तो क्या होता है सही ऑप्शन, नाइट्रोजन होगा। आपको याद है तो याद कीजिए कितना परसेंट नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, याद कीजिए, याद आ रहा तो बता देता हूँ, 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21%। अगर आपका उत्तर ए है तो बता दूँ बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प करती है बर्निंग में, कौन सी गैस हमको सहायता करती है किसी भी चीज़ को जलाने में, तो वो गैस कौन सी है, क्या नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बता देता हूँ, अगर ऑक्सीजन गैस यहाँ पर नहीं है वहाँ पर कोई भी चीज़ को जलाया जा नहीं सकता, इसका मतलब आंसर है बी,
उत्तर आपने बी दिया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वी यूज इन द ब्रीदिंग। तो ब्रीद मतलब होता है सांस लेने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से लगा दीजिए उत्तर। उत्तर अगर आपने लगाया है सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस ही जरूरी होती है सांस लेने के लिए, तो उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विंड वायु क्या होती है, हमारे आसपास होती है। एयर अराउंड अस, राइजिंग हॉट एयर, एयर इन द मोशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आपने उत्तर सी लगाया है एयर इन मोशन, जो वायु चलती रहती है उसे ही हम लोग बोलते हैं विंड, हवा, तेज गति, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, एयर इज प्रेजेंट इन कहाँ होता है, ये वायु कहाँ होती है। सॉइल में, एटमॉस्फेयर में, वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक एंड सीज, या एवरीवेयर। तो बता देता हूँ उत्तर आपने अगर डी लगाया है तो ये सब जगह रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, एयर क्या है। एयर कई चीज़ों का, कई गैसों का मिश्रण है, इसका मतलब मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। आपका उत्तर अगर ए है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज। तो एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज, तो एक ब्लैंकेट होता है, एक घुमावदार आकृति होती है जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो क्या है एनवेलप ऑफ एयर, तो एयर के एनवेलप को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, बिल्कुल उत्तर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एयर की नहीं होती। इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ अ सोल्यूशन, और इट इज़ अ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड बिल्कुल नहीं है, डी आंसर आपका अगर सही लगा है तो बता दूं कंपाउंड बिल्कुल नहीं है। द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू द ऑक्सीजन इन द एयर इज, तो आपको क्या लगता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा थी। अगर आपने उत्तर 4:1 लगाया, 4:4:1 लगाया, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, तो सबसे ज़्यादा जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन। उत्तर आपका ए है, तो बता दूं 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सबसे लास्ट चैप्टर, और मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर तक आखिरी तक आप लोग जरूर देखोगे। 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो बना हुआ है, इसको जरूर एंड तक देखें। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, जिसके मैं क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल ऐड टू गार्बेज। इनमें से कौन सी चीज़ गार्बेज के अंतर्गत आती है, कूड़े के अंतर्गत आती है। रैपर ऑफ ए बिस्किट पैक, टिन ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक, सिरिंज यूज बाय अ डॉक्टर, ऑल ऑफ दीज। तो बता देता हूँ उत्तर ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। जी हाँ, उत्तर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैन्योर्स। तो मैन्योर्स हमेशा ध्यान रखिए सड़े गले पदार्थों से बनाए जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं के ही पार्ट से बनते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है मैन्योर बनाने में, अर्थवॉर्म, हाउस फ्लाई, ईगल, क्रो। तो क्या लगता है, तो इनका इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल हम लोग मैन्योर्स को बनाने में करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने उत्तर ए लगाया है तो बता दूँ अर्थवॉर्म बिल्कुल सही है आपका उत्तर। इनको हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में इनकी सहायता ली जाती है। तो अगर आपने ये कहा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज शुड बी डिस्पोज बाय। तो लीव मतलब पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं, ये क्यों गिरती हैं और इसका क्या होता है, बर्निंग जल जाती हैं। मेकिंग कंपोस्ट बाय द बॉइलिंग एंड द ड्राइंग देम, तो इनका कंपोस्ट बना लिया जाता है, कंपोस्ट बाय द वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। एनी ऑफ दीज मेथड, तो वर्मी कंपोस्टिंग की बात की जा रही थी, क्या ये सही होगा या फिर बी। तो बी और सी में से अगर आपने उत्तर सी लगाया तो बता दो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। वर्मी कंपोस्ट, जो अर्थवर्म से बनाने वाली जो पोस्टिंग थी उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 4, गार्बेज फ्रॉम सिटीज़ इज कलेक्टेड एट। तो गार्बेज मतलब कूड़ा, सिटीज़ मतलब शहरों से हम लोग कलेक्ट करके लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैंडफिल एरियाज, रिवर साइड्स, इनसाइड द पॉन्ड एंड लेक्स, नियर एवरी कॉलोनी। तो क्या लगता है लैंडफिल एरियाज, अगर आपने ये लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल्ड। इनमें से कौन सी चीज़ रिसाइकिल की जा सकती है, दोबारा बनाई जा सकती है। वेस्ट पेपर, लेदर शूज़, एनिमल वेस्ट, किचन वेस्टेज। तो क्या लगता है दोबारा से बजाई जाने वाली, तो कैन बी रिसाइकिल्ड, लेदर शूज़, एनिमल वेस्ट, किचन वेस्ट, वेस्ट पेपर। तो अगर आपने उत्तर ए लगाया वेस्ट पेपर तो आपका उत्तर बिल्कुल सही, क्योंकि वो रिन्यूएबल सोर्स होता है, तो रिन्यूएबल सोर्स हमेशा दोबारा बनाए जा सकते हैं। आउट ऑफ दिस विच वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो जिनको हम लोग बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ, हमेशा बने रहेंगे धरती पे, उनका नाम क्या है, पेपर बिल्कुल नहीं होगा, फीकल मैटर बिल्कुल नहीं होगा, एल्युमिनियम फॉइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये जो है मेटल है, एल्युमिनियम है, तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। सी बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 3R का मतलब क्या होता है, याद कीजिए 3R का मतलब, तो रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल। जी हाँ, अगर आपने उत्तर ए लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखें। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट पोल्यूट द एयर, सॉइल। तो कौन सा इनमें से ऐसा है जो पोल्यूट मतलब
अशुद्ध नहीं करता, सॉइल मतलब मिट्टी को। तो 4 ऑप्शन एल्युमिनियम फॉइल है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, ब्रेड है। तो चारों में से कौन सा है जो अशुद्ध नहीं करता, गंदगी नहीं मचाता सॉइल की? तो एल्युमिनियम फॉइल है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, ब्रेड है। तो अगर आपने ब्रेड लगाया तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर, ये गल जाएगा, डिग्रेडेबल है। और अगला क्वेश्चन है रोटिंग इज कैरिड आउट बाई। तो रोटिंग कैरिड होता है माइक्रोब्स के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, आंट्स के द्वारा, अमीबा के द्वारा। उत्तर क्या लगाओगे आप लोग, जल्दी से लगा दीजिए उत्तर। अगर आपने ए लगाया माइक्रोब्स, बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम द माई। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लेते हैं। मटीरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर कलेक्टेड इन। तो मटीरियल्स जिनको हम लोग रिसाइकिल करते हैं उनको क्या कहते हैं? रेड बिन, ब्लू बिन, येलो बिन्स, वाइट बिन। तो किस चीज़ में रिसाइकलिंग कलेक्टेड करते हैं मटीरियल्स को? कैन बी रिसाइकिल आर कलेक्टेड बाई। कौन से डस्टबिन में रखते हैं, किस कलर के डस्टबिन में? याद कीजिए, अगर आपने ब्लू लगाया ब्लू तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखी है। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।